क्षेत्रीय संगठन आपके यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन आइए आपको भारतीय राजनीति विज्ञान इंडियन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस का ये आपको भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय 10 होगा। अध्याय 10 में आपके यहाँ पर हम क्षेत्रीय संगठन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर यूरोपीय यूनियन देखिए, सबसे पहला संगठन यूरोपीय यूनियन है। देखिए वर्ष 1951 में कोयला और स्टील समुदाय के निर्माण के द्वारा परस्पर सहयोग का निर्णय लिया गया, जिसमें पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग सम्मिलित थे। वर्ष 1991 को कोयला और स्टील समुदाय के निर्माण के द्वारा परस्पर सहयोग का निर्णय लिया गया, जिसमें पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग सम्मिलित थे। वर्ष 1997 में आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना है। वर्ष 1997 में आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई था। इसी वर्ष यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय आपको यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की भी स्थापना हुई था। इसके तहत सदस्य राज्यों के मध्य एक समान प्रशुल्क संघ का निर्माण किया गया। वर्ष 1957 में ही यूरोपीय राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थात्मक ढांचे का भी निर्माण किया गया। वर्ष 1957 में ही आपको यूरोपीय राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थात्मक ढांचे का भी निर्माण किया गया। वर्ष 1957 में ही आपको यूरोपीय राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थात्मक ढांचे का निर्माण किया गया। वर्ष 1967 के पूर्व में संपन्न सभी समझौते या संधियों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे नए सदस्य सम्मिलित हुए, लेकिन नॉर्वे की संसद ने इस सदस्यता को अनुमोदित नहीं किया। इसलिए नॉर्वे यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं बन सका। वर्ष 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद के प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया गया। वर्ष 1979 में आपको पहली बार यूरोपीय संसद के प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया गया। 80 के दशक में ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय के नए सदस्य हो गए। 80 के दशक में आपको ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल यूरोपीय समुदाय के सदस्य हो गए। यह उल्लेखनीय है कि ये राष्ट्र पहले अधिनायकवादी शासन प्रणाली के अधीन थे। विश्व में इस समय शीत का दूसरा चरण आपको नव शीत विद्यमान था, परंतु यूरोपीय समुदाय का तीव्र गति से विकास हुआ। वर्ष 1987 में संपन्न हुए एकल यूरोपीय अधिनियम के अंतर्गत यूरोप को आर्थिक रूप में एकीकृत करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1992 तक यूरोपीय राज्यों में आर्थिक एकीकरण की परिस्थितियों का निर्माण किया गया। इसी समझौते के अंतर्गत एक यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, जिससे भविष्य में यूरोपीय समुदाय में समान मुद्रा का प्रचलन हो सके। अब यूरोपीय यूनियन की राजधानी ब्रुसेल्स में आपको ब्रुसेल्स में है। अब आपको देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व में यूरोपीय यूनियन पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड एंड EU मतलब यूरोपीय यूनियन। देखिए उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको यूरोपीय देशों के मध्य आपको maastricht संधि संपन्न हुआ। इसी संधि में यूरोपीय यूनियन का निर्माण हुआ। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित समझौते हुए, जिसमें पहला आपको देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय हुआ, दूसरा आपको समान रक्षा और विदेश नीति, तीसरा आपको घरेलू और न्याय के मामले। तो इसमें पहला यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पार आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय या समान मौद्रिक संघ। देखिए maastricht संधि के अनुसार maastricht संधि के द्वारा आपको यूरोपीय यूनियन में साझे मुद्रा के प्रयोग का निर्माण लिया गया। maastricht संधि के द्वारा आपको यूरोपीय यूनियन में साझे मुद्रा के प्रयोग का निर्णय लिया गया, जिसको व्यावहारिक रूप में आपको वर्ष 2002 से लागू किया गया। यूरोपीय यूनियन इस समय विश्व का सबसे बड़ा एकल बाजार है, जहां सभी राज्यों में वस्तु, सेवा और वित्त का मुक्त आदान प्रदान होता है। परंतु अभी केवल 17 राज्यों ने ही यूरो के प्रचलन को स्वीकार किया है। अब आपको दूसरा समान विदेश नीति और सुरक्षा का मुद्दा। देखिए विटकोफ के अनुसार आपको यूरोपीय यूनियन
आर्थिक दृष्टि से भीम का है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से कीड़ा या मच्छर है। क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन अभी भी अपनी सुरक्षा के नाटो पर निर्भर है। अब यूरोपीय यूनियन के 21 देश नाटो के सदस्य हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन जैसे यूरोपीय यूनियन के सदस्य नाटो का सदस्य नहीं है, मूलतः तटस्थ राज्य हैं। समान गृह और न्याय के मामले देखिए, इसके अंतर्गत नागरिकों की आवाजाही, अप्रवासियों की समस्या सुलझाने के नियमों का निर्माण किया गया। वर्ष 1985 की शेंजेन संधि द्वारा यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई था। इसे वर्ष 1995 में लागू किया गया। इसी के बाद आपको एमर्स्टम संधि 1997 में आपको हुई। फिर आपको आगे यहाँ पर है यह बिंदु उल्लेखनीय है कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है, परंतु इनके नागरिकों को यूरोपीय यूनियन में मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान की गई। लेकिन दूसरी ओर रोमानिया, बुल्गारिया, जिन्हें वर्ष 2007 यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त हुई, के नागरिकों को वर्ष 2014 तक यूरोपीय यूनियन के अबाध भ्रमण से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए वर्ष 1995 आपको ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन जैसे तटस्थ राज्यों को भी यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त हो गई। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के कोपेनहेगन मानदंड वर्ष 1993 का निर्माण किया गया, जिसके मूल प्रावधान निम्नलिखित हैं। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने का कोपेनहेगन मानदंड वर्ष 1993 का निर्माण किया गया, जिसके मूल प्रावधान निम्नलिखित है, जिसमें पर आपको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, दूसरा आपको मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड, तीसरा आपको बेहतर राजकोषीय प्रबंध। देखिए शेंजेन क्षेत्र का समझौता वर्ष 1985 में हुआ था। इसे वर्ष 1995 में लागू किया गया। इसमें 22 यूरोपीय यूनियन राज्य सम्मिलित तथा 4 गैर यूरोपीय यूनियन के राज्य, जिसमें से स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टीन तथा नॉर्वे प्रमुख है। अब पूर्व और पश्चिम के विभाजन की समाप्ति है यूरोपीय यूनियन के विभाजन की। पूर्व और पश्चिम के विभाजन की समाप्ति आप यूरोपीय यूनियन का विस्तार देखिए। वर्ष 2001 में आपको निजी संधि यूरोपीय यूनियन में 10 नए वर्ष 2001 आपको नीस संधि के द्वारा यूरोपीय यूनियन में 10 नए पूर्वी यूरोपीय राज्यों को सम्मिलित किया गया। ये पहले साम्यवादी खेमे में सम्मिलित राज्य थे। वर्ष 2011 को एस्टोनिया को यूरोपीय यूनियन का नया सदस्य बनाया गया। वर्ष 2012 में एस्टोनिया की संसद के अनुमोदन के बाद वह यूनियन का 28वां सदस्य हो गया। आपको देखिए यूरोपीय यूनियन की संस्था के अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो एवं सर्बिया भी प्रयत्नशील है, परंतु तुर्की की सदस्यता को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो एवं सर्बिया भी प्रयत्नशील है, परंतु तुर्की की सदस्यता को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। अब आपको देखिए यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संसद के सदस्यों का निर्वाचन यूरोपीय संसद के सदस्यों का निर्वाचन यूरोपीय देशों के लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा करते हैं। यूरोपीय संसद में 751 सदस्य हैं, जो प्रत्येक 5 वर्षों में निर्वाचित होते हैं। संसद में यूनियन के सभी सदस्यों को यूनियन के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व देशों की जनसंख्या के अनुसार होता है। अतः जर्मनी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। तथा संसद के द्वारा यूनियन के बजट पारित किए जाते हैं। संसद के द्वारा यूनियन के बजट पारित किए जाते हैं। आपके क्या यूरोपीय आयोग देखिए यह यूरोपीय यूनियन की नौकरशाही नामक संस्था। इसमें प्रत्येक देशों का एक प्रतिनिधि नियुक्त होता है और वर्तमान में इसमें 28 प्रतिनिधि हैं। इसके द्वारा यूनियन में निमित्त सभी विधियों का प्रारूप तैयार नई विधि का प्रस्ताव किया जाता है। इसके द्वारा यूनियन में निर्मित सभी विधियों का प्रारूप तैयार नई विधियों का प्रस्ताव किया जाता है। परिषद के द्वारा आपको आयोग के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है, जिसे संसद अनुमोदित करती है। अब यूरोपीय मंत्रिपरिषद यूरोपीय परिषद सदस्य देशों के विभिन्न मंत्रियों से मिलकर बनती है, इसलिए इसे यूरोपीय यूनियन का मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसके विधायी और सीमित रूप में कार्यकारी शक्तियाँ हैं। यह यूनियन की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। परिषद का एक अध्यक्ष होता है तथा परिषद में 28 देशों से एक मंत्री शामिल होते हैं और जिस विषय पर परिषद में चर्चा होती है उस विभाग का मंत्री सदस्य देश से भाग लेता है।
यूरोपीय परिषद देखिए परिषद परिषद के द्वारा आपको यूनियन को राजनीतिक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके द्वारा एक अध्यक्ष प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है, जिसका कार्यकाल 2.5 वर्षों का होता है। यह यूरोपीय यूनियन का प्रधान तथा यूरोपीय आयोगों का अध्यक्ष होता है और इसमें सभी सदस्य राज्यों के निर्वाचित राष्ट्रपति भाग लेते हैं। आपको देखिए यूरोपीय न्यायालय देखिए, यूरोपीय न्यायालय इसके तो आपको विवादों का समाधान क्या है, तो यह लग्जमबर्ग में स्थित है और इसमें प्रत्येक देशों से एक न्यायाधीश लिया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। इनके द्वारा यूरोपीय यूनियन की संधियों और विधियों की व्याख्या होती है। यूनियन की विधियों और राज्यों की विधियों में होने वाले टकराव का समाधान किया जाता है। अब देखिए आपको यूरोपीय सेंट्रल बैंक देखिए, यह फ्रैंकफर्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्थित है। यूरोप में आर्थिक नीतियों की समानता और मौद्रिक एकीकरण के लिए सेंट्रल बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्ष 1999 में यूरोपीय यूनियन के द्वारा यूरो नामक साझी मुद्रा अपनाई गई, जिसकी निगरानी सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है। सेंट्रल बैंक में को बेल आउट पैकेज का प्रावधान नहीं है, परंतु ग्रीस का आर्थिक संकट को देखते हुए ग्रीस को बेल आउट मतलब आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ष 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि संपन्न हुई, जिसके द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया और यूरोपीय यूनियन के 3 मूल आधारों का निर्माण हुआ, जो निम्नलिखित है, जिसमें पर आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दूसरा आपको समान रक्षा और विदेश नीति, तीसरा आपको घरेलू और न्याय के मामले। देखिए लिस्बन संधि 2009 देखिए, वर्ष 2009 में आपको लिस्बन संधि को स्वीकार कर लिया। वर्ष 2009 में आपको लिस्बन संधि को स्वीकार कर लिया गया। देखिए वर्ष 2009 में आपको लिस्बन संधि को स्वीकार कर लिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन के संविधान निर्माण का आधार तैयार होगा। जिससे यूरोपीय यूनियन के संविधान निर्माण का आधार तैयार होगा। इस संधि के द्वारा आपको यूरोपीय यूनियन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। अब लिस्बन संधि वर्ष 2009 देखिए, आपको वर्ष 2009 में आपको लिस्बन संधि को स्वीकार कर लिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन के संविधान निर्माण का आधार तैयार हो गया। इस संधि के द्वारा यूरोपीय यूनियन में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ, जिससे पहला परिवर्तन आपको देखिए, इस संधि के द्वारा आपको यूरोपीय आयोग का एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होगा, जिसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा। इसके पहले यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उस देश का प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति होता था जिस देश में इसका सम्मेलन आयोजित होता है। अब यूरोपीय संसद को देखिए, यूरोपीय संसद को 2 सदनीय बना दिया गया। अब आगे दूसरा पे आपको अगला परिवर्तन देखिए, यूरोपीय यूनियन की विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति निर्माण के एक उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यह यूरोपीय आयोग का उपराष्ट्रपति भी होगा। यूरोपीय यूनियन के अधिकारों का दस्तावेज निर्मित हुआ। यूरोपीय यूनियन में आपको वैधानिक रूप में लागू मूल अधिकार का चार्टर स्वीकार किया गया। लिस्बन संधि के प्रभाव का यूरोपीय आयोग और यूरोपीय मंत्रिपरिषद के अधिकार कम है। लिस्बन संधि के अनुसार लिस्बन संधि के प्रभाव के कारण यूरोपीय आयोग और यूरोपीय मंत्रिपरिषद के अधिकार कम है, जबकि यूरोपीय यूनियन का निर्माण एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में हुआ, जबकि यूरोपीय यूनियन का निर्माण एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में हुआ। अब यूरोपीय यूनियन का विस्तार देखिए, यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना का भी प्रयत्नशील है। वर्ष 2004 में आपको हंगरी, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन के सदस्य बने। वर्ष 2007 में आपको बुल्गारिया, रोमानिया था। वर्ष 2013 में आपको क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना। परंतु तुर्की की सदस्यता को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए, तुर्की की सदस्यता के विरोध निम्नलिखित तर्क दिया जाता है, जिसमें पढ़ा यह भौगोलिक रूप में देखिए, यूरोपीय देश नहीं है। यह तुर्की भौगोलिक रूप में यूरोपीय देश नहीं है। इसकी सांस्कृतिक पहचान पृथक और अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ी है। मानवाधिकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तथा अस्थायी लोकतंत्र है। यूरोपीय देश कर रहे हैं।
देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक आपको फ्रैंकफर्ट में स्थित है। तीसरा देखिए यूरोपीय यूनियन के वे देश जिन्होंने यूरो नहीं अपनाए उनमें से बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन तथा इंग्लैंड सम्मिलित है। देखिए चौथा वे देश जिन्होंने यूरो अपनाया है, वे देश जिन्होंने यूरो अपना उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, लाटविया। एक जनवरी 2014 लिथुआनिया और 1 जनवरी 2015 आपको लाटविया 1 जनवरी 2014 और लिथुआनिया 1 जनवरी 2015 प्रमुख है। अब वर्तमान यूरो जोन का संकट ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, स्लोवाकिया एवं हॉलैंड प्रमुख है। अब देखिए वर्तमान संकट देखिए पश्चिमी एशिया के सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर सदस्यों के बीच आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। जर्मनी में शरणार्थियों को शरण दी गई, जबकि अन्य सदस्य इसके समर्थक नहीं है। इंग्लैंड के द्वारा यह घोषणा की गई कि जून 2016 में इंग्लैंड के नागरिकों से जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वे यूरोपीय यूनियन में बने रहना चाहते हैं अथवा नहीं। इंग्लैंड के द्वारा यह घोषणा की गई जून 2016 में इंग्लैंड के नागरिकों से जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वे यूरोपीय यूनियन में बने रहना चाहते हैं या अथवा नहीं। ऐसा चूंकि ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से हट चुका है, अलग हो चुका है। अब क्या आपको यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड का अलग, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ब्रेक्जिट बोलते हैं, BREXIT ब्रेक्जिट बोलते हैं। देखिए वर्ष 2016 में इंग्लैंड की जनता द्वारा एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह द्वारा इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से पृथक होने का जनादेश दिया गया, जिसमें यूरोपीय यूनियन का बढ़ता विस्तार थम गया। इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यूरोपीय यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है। यूरोपीय यूनियन की लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के अनुसार इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन छोड़ने के 2 वर्ष का समय मिलेगा। इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन छोड़ने के 2 वर्ष का समय मिलेगा, जिस दौरान वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के शर्त के संबंध में समझौता करेगा। इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में कभी पूर्ण रूप में शामिल नहीं था। इंग्लैंड शेंजन संधि में शामिल नहीं था। इंग्लैंड ने साझी मुद्रा यूरो को भी नहीं अपनाया था। अब देखिए इसका कारण क्या, देखिए यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में अनेक समस्या उत्पन्न हुई। देखिए शेंजन संधि का यूरोप के अन्य देश शेंजन संधि का यूरोप के अन्य देशों के नागरिक भी इंग्लैंड में आकर रोजगार तलाशने लगे, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित और स्थानीय लोगों में प्रवासियों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा। वर्तमान यूरोप में होने वाली आतंकी घटनाओं के कारण भी स्थानीय लोगों में प्रवासियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय यूनियन के प्रशासनिक खर्च के इंग्लैंड को आर्थिक योगदान भी देना पड़ा। यूरोपीय यूनियन के द्वारा आपको पर्यावरण, खाद्य सामग्री तथा घरेलू मामले में हस्तक्षेप किया गया, जिससे इंग्लैंड के निवासियों को यह प्रतीत होने लगा कि उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन का नियंत्रण हो गया है, जिससे उनकी संप्रभुता का हनन हो रहा है और ब्रिटिश वासियों को यह लगने लगा कि वो उन्हें यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से घाटा हो रहा है। अब ब्रिटेन के लिए चुनौती ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से निकलने के निर्णय से यूरोपीय यूनियन में आपको राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री कैमरून ने त्यागपत्र दे दिया और अभी तक यूरोपीय यूनियन का एक हरा बया इंग्लैंड के ऊपर था और अब ब्रिटेन को 27 देशों के साथ अलग समझौता करना पड़ेगा। अभी तक यूरोप में आपको व्यापार के ब्रिटेन को केंद्रीय देश के रूप में देखा जाता था और अन्य देश यूरोपीय यूनियन से व्यापार करने के ब्रिटेन को व्यापार का द्वार मानते थे। इंग्लैंड के अलग होने से स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में पुनः अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न हो सकते हैं। इंग्लैंड के अलग होने से स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में पुनः अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रांतों के निवासियों ने यूरोपीय यूनियन में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था। दोनों प्रांतों के निवासियों ने यूरोपीय यूनियन में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था। अब देखिए भविष्य का विकल्प देखिए, यूरोपीय यूनियन के 28 देशों के साथ साझे व्यापार को नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein के द्वारा पृथक व्यापारी समझौता किया गया, जिनके अनुसार ये देश यूनियन के साझे व्यापार का लाभ उठाते हैं, परंतु यूरोपीय यूनियन के अन्य निर्णयों में शामिल नहीं है। इससे यूरोपीय यूनियन के द्वारा इनके घरेलू मामले का निर्देशन नहीं किया जाता। इंग्लैंड के द्वारा इस विकल्प को अपनाया जा सकता है, यद्यपि इसके लिए यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता और यूरोपीय यूनियन की सहमति आवश्यक है।
जनमत संग्रह के बाद देखिए, जनमत संग्रह के बाद इंग्लैंड में अभी भी जनमत संग्रह के बाद इंग्लैंड में अभी भी राजनीति अत्यधिक राजनीति उठापटक जारी है। अब देखिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का भविष्य देखिए, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का भविष्य देखिए। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद यूरोपीय यूनियन के अन्य देश भी अलगाव के रास्ते पर जा सकते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यूरोप में पूर्ण राष्ट्रवाद का विकास प्रभावी हो रहा है। यद्यपि यह भी सत्य है कि यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी और फ्रांस जब तक यूरोपीय यूनियन में रहेगा, तब यूरोपीय यूनियन का भविष्य तब तक यूरोपीय यूनियन का भविष्य खतरे में नहीं है। परंतु इंग्लैंड के अलगाव से यूरोपीय यूनियन का आकर्षण समाप्त हुआ है। विद्वानों के अनुसार देखिए, यूरोपीय यूनियन की समस्या की मूल जड़ समान मुद्रा है, क्योंकि राजनीतिक एकीकरण के बिना साझा मुद्रा का प्रयोग सदैव समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि देशों की आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग है। इसलिए इनकी राजकोषीय नीति एक समान नहीं हो सकती। यह भी उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यूनियन के छोटे देश संगठन में शामिल होकर संगठन से आर्थिक सहायता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 14 अक्टूबर 2017 को हुआ। इसमें भारतीय शोधकर्ताओं हेतु यूरोपीय आयोग तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के मध्य व्यवस्था क्रियान्वयन हेतु समझौता किया गया। अब देखिए, अफ्रीका संघ देखिए, अफ्रीका संघ 53 अफ्रीकी राज्यों के एक संगठन अफ्रीकी संघ की स्थापना 2001 में एकीकृत अफ्रीकी आर्थिक समुदाय और अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तरवर्ती संस्था के रूप में हुई। अफ्रीकी संघ का अंतिम उद्देश्य एकल मुद्रा एवं एकीकृत प्रत्यक्षा बल के साथ साथ राज्यों की अन्य संस्थाओं की स्थापना करना है, जिसमें अफ्रीकी संघ राजाध्यक्ष के लिए एक कैबिनेट भी शामिल है। संघ का उद्देश्य अफ्रीका के भीतर विवादों को समाप्त कर एक प्रभावी साझा बाजार कायम कर अफ्रीका में लोकतंत्र, मानव अधिकार एवं चिकित्सा एवं एक चिरकालिक अर्थव्यवस्था के संरक्षण में मदद करना है। 9 सितंबर 1999 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU, तो 9 सितंबर 1999 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU के राष्ट्राध्यक्षों ने महाद्वीप एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की एक उद्घोषणा जारी की। इस उद्घोषणा के बाद वर्ष 2000 में लोम में आपको शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अफ्रीकी संघ के संवैधानिक अधिनियम को ग्रहण किया गया। 2001 में देखिए, 2001 के लुसाका शिखर सम्मेलन 2001 के लुसाका शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ की स्थापना, अफ्रीकी संघ के तीसरे अधिवेशन में इसके संवैधानिक अधिनियम की घोषणा की गई। यह अफ्रीकी संघ के निर्माण के अफ्रीकी प्रवासियों को हमारे महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भाग मानते हुए उनकी पूर्ण सहभागिता का स्वागत करता है। अब चुनौतियाँ देखिए, अफ्रीकी संघ ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, देखिए, जिनमें ये समस्याएं शामिल, जिसमें स्वास्थ्य मुद्दे जैसे कि मलेरिया, HIV, अशिक्षित अफ्रीकियों के जीवन स्तर में सुधार, पारिस्थितिक मुद्दे जैसे कि आकार, मरुस्थलीकरण, पारिस्थितिकी पोषणकारिता का अभाव, एड्स जैसे महामारी से दक्षिण अफ्रीका की 25% आबादी प्रभावित है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, कीनिया, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे शामिल। इन देशों में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। अब निष्कर्ष देखिए यहाँ पर, देखिए, अफ्रीकी संघ का निर्माण अफ्रीकी संघ का निर्माण सदस्य देशों ने चुनौतियों के साथ साझा समाधान हेतु क्या है। सभी देश चुनौतियों का मिलकर सामना कर रहे हैं। अफ्रीकी संघ के निर्माण से अफ्रीका के विकास में मदद मिलेगी। आपको आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय जिसको हम SADC बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय जिसको हम SADC बोलते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय SADC दक्षिण अफ्रीकी देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जो सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने तथा उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना देखिए, SADC का स्थापना 1979 में हुई। अंगोला, बोत्सवाना, कोमोरोस, एस्वातिनी, लेसोथो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नाम्बिया, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। यह संगठन कृषि, दूरसंचार और क्षेत्रीय व्यापार में विभिन्न 16 में देखिए, अफ्रीकी समुदाय
अफ्रीकी संघ करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। आपको देखिए आपको संघाई देखिए संघाई सहयोग परिषद जिसको हम एससीओ बोलते हैं, देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई था। इसकी शिखर वार्ता वर्ष 1998 में अलमाटी कजाकिस्तान के अलमाटी में, जिसमें रूस चीन कजाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान सम्मिलित है। वर्ष 2001 की संघाई शिखर बैठक में उज्बेकिस्तान को छठे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2015 देखिए वर्ष 2015 उफा रूस के उफा में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बनाया गया। संघाई सहयोग संगठन की संस्था से भारत अफगानिस्तान, ईरान एवं मंगोलिया देखिए पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में आपको अफगानिस्तान, ईरान एवं मंगोलिया है। ये स्थापना मूल उद्देश्य आपको इस क्षेत्र में पृथकतावाद, आतंकवाद एवं नस्ली दबाव पर नियंत्रण करना था। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए अब इनके बीच आर्थिक सहयोग और सुरक्षा सहयोग तथा सैन्य सहयोग भी हो रहा है। देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद आपको मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए चीन एवं रूस ने इसका निर्माण किया। कुछ लोग इससे पूर्व का नाटो भी कर रहे हैं। देखिए अब आसियान की पृष्ठभूमि देखिए भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति में संबंधों के निर्माण इसी पृष्ठभूमि में हुआ। सुदृढ़ता को प्रभावी बना। तीसरा पंचशील मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं फिलीपींस। इसमें देखिए वर्ष 1984 में ब्रुनेई, वर्ष 1995 को वियतनाम, वर्ष 1997 को म्यांमार, वर्ष 1997 को म्यांमार और लाओस म्यांमार था लाओस, वर्ष 1997 को म्यांमार और लाओस था। 1999 में कंबोडिया सदस्य बने। आपको देखिए शीत युद्ध बीच में संबंध यहाँ पे देखिए क्या भारत के इन देशों के प्रति सहानुभूति, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक निकटता के बावजूद शीत युद्ध के बीच में दूरी बनी रही, जिसके निम्नलिखित कारण है। देखिए भारत ने को स्वीकार किया, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया अमेरिका समर्थित सैन्य गठबंधन की नीति को स्वीकार किया गया। दूसरा क्या देखिए इंडोनेशिया पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य था, परंतु बाद अमेरिकी गुट का सदस्य बन गया। तीसरा देखिए वियतनाम मुद्दे पर भारत वियतनाम का समर्थक था, जबकि आसियान द्वारा अमेरिका का समर्थन किया गया। अब चौथा देखिए भारत आपको कंपुचिया में हैंग सामरिक सरकार का सामरिन सरकार का समर्थन, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने पोल पोट की सरकार का समर्थन किया। फिर आपको आगे हम देखिए कि पांचवा के सोवियत संघ एवं भारत के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध थे, जबकि आसियान देश सोवियत संघ के विरोधी थे। अब दूसरा छठा देखिए वर्ष 1962, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के युद्ध के कारण भारत इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। अब शीत युद्ध विश्व में आपको संबंध सुधार के मूल कारण देखिए सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा वियतनाम में साम्यवाद की समाप्ति। तीसरा कंपुचिया की समस्या का समाधान। चौथा वर्ष 1951 भारत आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाया जाना। पाँच आसियान क्षेत्र का आर्थिक महत्व, क्योंकि वर्ष 1980 के बाद आसियान क्षेत्र में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई और यह क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत एवं अमेरिकी संबंधों में सुधार देखिए। आपके पूरब की ओर देखो विदेश नीति आपका देखिए वर्ष 1992 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पूरब की ओर देखो का नारा दिया, जिसका अभिप्राय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना करना और इससे भी बढ़कर पूरब की ओर देखने का अभिप्राय। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी बेहतर संबंधों का निर्माण करना है। वर्ष 1992 को भारत को आसियान देशों के
क्षेत्रीय वार्ताकार सहयोगी का दर्जा दिया गया और भारत को व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में क्षेत्रीय वार्ताकार को सहयोगी बनाया गया। वर्ष 1996 को भारत पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बन गया। वर्ष 1996 को भारत पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बन गया। वर्ष 2006 को भारत पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बन गया। वर्ष 2002 से भारत एवं आसियान के मध्य शिखर वार्ता आरंभ हुई। वर्ष 2010 में दक्षिण कोरिया तथा वर्ष 2012 में जापान के साथ समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता CEPA हुआ। वर्ष 2012 को भारत एवं दक्षिण कोरिया के मध्य सिविल परमाणु समझौता हुआ। अब आर्थिक सहयोग का मुद्दा देखिए। अब आर्थिक सहयोग का मुद्दा सबसे पहले आपको देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता 2009 देखिए। भारत एवं आसियान के मध्य आपको वर्ष 2009 मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता हुआ, जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते आर्थिक संबंधों का प्रमाण है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या देखिए मुक्त व्यापार समझौते दोनों देशों को लाभ हुआ। देखिए मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा, जिसके निम्नलिखित कारण जिससे पता देखिए दोनों देशों की अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी नावों का पूरक है, क्योंकि आसियान हर के विनिर्मित वस्तुओं का मुख्य निर्यातक है, जबकि भारत सेवा क्षेत्र में निर्यातक है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है, अब बढ़कर 58% हो गया है। दूसरा देखिए भौगोलिक निकटता जिससे व्यापार में परिवहन का खर्च कम होता है और समय की भी बचत होती है। अब तीसरा देखिए निकट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध। निकट सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध तथा भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में रहने के कारण भारतीय वस्तु की भारी मांग है। इससे भी बढ़कर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वित्तीय प्रबंधक, विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में कुशल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चौथा क्या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख स्थान है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख स्थान है। मुक्त व्यापार से निर्यात की संभावना में वृद्धि होगी। इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने भारत में भारी मात्रा में निवेश किया। इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने भारत में भारी मात्रा में निवेश किया है। आपको छठा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य आपको अनेक संयुक्त उद्यान स्थापित किए गए। सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत पहले ही मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। देखिए भारत और म्यांमार के मध्य गैस आयात के लिए भी समझौता हुआ, क्योंकि म्यांमार में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार पाया जाता है। आठवां देखिए भारत और आसियान देशों का आर्थिक संबंधों पर स्तर विद्वान है, जिसमें प्रथम श्रेणी में आपको वियतनाम, कंपुचिया एवं लाओस के साथ जो संबंध जो आसियान के पिछले राष्ट्र हैं, इन क्षेत्रों में भारत आधारभूत संरचना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भी संलग्न है। देखिए दूसरी श्रेणी में अन्य आसियान देशों के साथ संबंध है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबंध उप क्षेत्रीय स्तर पर भी कायम, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सम्मिलित है। महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वर्ष 2017 तक BIMSTEC BIMSTEC को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र के आपको 13 मुख्य मुद्दों की पहचान की। अतः BIMSTEC दक्षेश और आसियान के मध्य एक सेतु है। अतः BIMSTEC दक्षेश और आसियान के मध्य का एक सेतु है। BIMSTEC के मुक्त व्यापार समझौते में आपको सेवा और निवेश को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। आप 10वां इस समुद्री क्षेत्र में आपको आर्थिक सहयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तथा इस क्षेत्र में चीन ने कुनमिंग पहल की। इस क्षेत्र में चीन ने कुनमिंग पहल की, जिसके अंतर्गत उसे चीन के युआंग प्रांत चीन के युआंग प्रांत, भारत के उत्तर पूर्व राज्य म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर क्षेत्रीय सहयोग की पहल की गई। लेकिन भारत ने कुनमिंग पहल को बजाय BIMSTEC को ज़्यादा प्राथमिकता दी। अब देखिए आर्थिक मुद्दे और भविष्य की चुनौतियाँ देखिए भारत और आसियान के द्विपक्षीय व्यापार में निर्णायक वृद्धि हुई, परंतु यह अभी आशानुरूप नहीं है। किंतु भारत और आसियान द्वारा द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016 में $74 बिलियन का था, जबकि इसी वर्ष आसियान और चीन के मध्य व्यापार $190 बिलियन था। देखिए मुक्त व्यापार को प्रभावी बनाने के बेहतर आधारभूत संरचना और परिवहन सुविधाओं का विकास होना चाहिए। इस संबंध आपको मोरहो, मणिपुर के मोरहो, म्यांमार के तामू और थाईलैंड के कालेवा मार्ग का निर्माण किया गया है। भविष्य नई दिल्ली और वियतनाम के मध्य रेल मार्ग बिछाने की योजना। भविष्य नई दिल्ली और वियतनाम के मध्य आपको रेल मार्ग बिछाने की योजना है। दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य आर्थिक रूप में अभी भी समृद्ध है, लेकिन यहाँ राजनीतिक अस्थिरता
राजनीतिक अस्थिरता भी कायम, इससे विदेश नीति में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को अलग अलग किया जाना चाहिए। इसलिए देखिए इससे भारत ने म्यांमार के साथ संबंधों की स्थापना की वर्ष 1992 में की। वर्तमान आर्थिक मंदी से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित है। इस संकट में भारत ने कोई इनकी सकारात्मक सहायता करनी चाहिए। वर्तमान विश्व में भारत दुनिया के 10 विशाल बड़े बाजारों में से एक है। इससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी भारत को महत्व दिया, परंतु भारत में अभी भी बेहतर आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। आपको फिर आगे यहाँ पर है, देखिए परमाणु मुद्दा, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं न्यूक्लियर इश्यू बोलते हैं। वर्ष 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण की मलेशिया और थाईलैंड ने आलोचना की। वर्ष 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण की मलेशिया और थाईलैंड ने आलोचना की, परंतु वियतनाम ने समर्थन किया। वियतनाम ने तो यहाँ तक कहा कि भारत की परमाणु शक्ति अन्य आक्रामक राज्यों के संभावित हमले से रक्षा करने में समर्थ होगी। वियतनाम ने तो यहाँ तक कहा कि भारत की परमाणु शक्ति अन्य आक्रामक राज्यों के संभावित हमले से रक्षा करने में समर्थ होगी। पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य क्षेत्र में आधिपत्यवादी नीतियों का प्रयोग करना नहीं, अपितु भारत ने सुरक्षा और क्षेत्रीय बाध्यताओं का ऐसा किया है। बाद में आसियान देशों ने भारत के इस पक्ष को स्वीकार किया था। परमाणु मुद्दे को लेकर दोनों के संबंध प्रतिकूल नहीं हुए। सितंबर 2001 के पश्चात आसियान और भारत के मध्य सामरिक गठजोड़ और प्रभावी हुआ। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के परमाणु मुक्त क्षेत्र समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। भारत ने आसियान के साथ को सौहार्द और सहयोग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। अब के सामरिक मुद्दा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इशू बोलते हैं, सामरिक मुद्दा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इशू बोलते हैं। देखिए आसियान देश भारत के निकटवर्ती पड़ोसी है। भारत में आसियान के संबंध आपको आर्थिक क्षेत्र के अलावा सामरिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ है। वर्ष 1996 में भारत एवं आसियान क्षेत्रीय संगठन ERF का सदस्य बना। वर्ष 1996 में भारत एवं आसियान क्षेत्रीय संगठन ERF का सदस्य बना था। ERF के माध्यम से भारत की भूमिका इन क्षेत्रों में निम्नलिखित है, जिसमें पर आपको हथियारों का अपराध, दूसरा आपको नस्लीय दवाओं की तस्करी रोकना, तीसरा आपको पारराष्ट्रीय अपराध जिसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल क्राइम और समुद्री डकैती को रोकने में सहयोग। चौथा आपको एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर बल। चौथा आपको एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपको सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर बल। पांचवा आपको मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन एवं शांति कार्यक्रमों में सैन्य एवं नागरिक सहयोग। अब के आसियान ने भारत के द्वारा संयुक्त रूप से हिंद महासागर मलाक्का जल संधि की सुरक्षा की जा रही है। भारत सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य नौसैनिक अभ्यास भी संपन्न हुआ। भारत आसियान के बीच आपको मिलन सैनिक अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता था। भारत सिंगापुर के बीच आपको बोल्ड कुरुक्षेत्र सैनिक सैनिक अभ्यास आयोजन होता है। देखिए आसियान क्षेत्र में चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने से इस क्षेत्र के सामरिक समीकरण में परिवर्तन हो रहा है। उभरता चीन भारत और आसियान दोनों के लिए महत्वपूर्ण सामरिक चुनौती है। अब कि चीन के साथ संबंधों के लिए आसियान देशों में दो प्रकार के दृष्टिकोण पड़ा। कुछ राज्य चीन के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्षधर हैं। अन्य राज्य चीन के साथ दूरी बनाए रखना चाहते हैं। देखिए एस्पोर्टे द्वीप को लेकर अभी भी चीन और आसियान के मध्य विवाद कायम है। चीन द्वारा किए गए प्रभावी सैन्य आधुनिकीकरण था उसकी म्यांमार और हिंद महासागर बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के भारत आसियान के साथ जापान अमेरिका भी आपसी सामरिक समझौते का निर्माण कर रहे हैं, परंतु दीर्घकालिक रूप में चीन का मुकाबला करने की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण आवश्यक है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। इसी संदर्भ भारत एवं म्यांमार का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा दोनों ने मिलकर आपको आतंकवादियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की। अब के सिंगापुर के सेनाओं ने तीनों अंगों को प्रशिक्षण सिंगापुर के सेनाओं के तीनों अंगों को प्रशिक्षण भारत द्वारा दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला सिंगापुर एकमात्र देश है। देखिए सिंगापुर के द्वारा अपने परीक्षापास्त्र का परीक्षण चांदीपुर में किया जाता है। वर्ष 1993 में भारत ने मलेशिया के पायलटों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण का समझौता किया। वर्ष 2001 में भारत इंडोनेशिया के बीच सैन्य समझौता हुआ। थाईलैंड के साथ वर्ष 2005 में नौसैनिक अभ्यास का समझौता हुआ। म्यांमार के साथ भी भारत का सैन्य अभ्यास जारी है। देखिए मलाक्का संधि का भी दोनों के लिए अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दुनिया के समूचे व्यापार का 40% भाग मलाक्का संधि से होकर गुजरता है। अब यह उल्लेखनीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 1400 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अत्यधिक निकट है। इससे भारत ने पोर्ट ब्लेयर में तीनों सेनाओं की कमान की स्थापना की। वर्ष 2001 में स्थापना किया। इस क्षेत्र में भारत की स्थिति अत्यधिक बेहतर है, क्योंकि भारत ने कभी भी
क्योंकि भारत ने क्योंकि भारत ने कभी भी हस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन नहीं किया। भारत के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण किया जाए। भारत के साथ देखिए, भारत के साथ इंडोनेशिया, भारत के साथ आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण किया जा चुका है। भारत के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण किया जा चुका है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आप दक्षिण चीन। अब आपको देखिए जबकि दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के बीच विवाद कायम है। इस आसियान देशों का भी आपस में भी सीमा विवाद है। अब देखिए आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत एवं आसियान के मध्य प्रभावी सहयोग हो रहा है। आसियान में आपको अबू साइद मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट और जैसे संगठनों का अलकायदा के साथ संबंध है। इंडोनेशिया में कुछ जिम्मा इस्लामिया भी अलकायदा से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त आपको इंडोनेशिया का मजलिसे मुजाहिदीन आतंकवादी गतिविधियों अत्यधिक सक्रिय है। इसे भारत और आसियान के मध्य आपको आतंकवाद को रोकने हेतु सूचना का आदान प्रदान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते को लागू करना और आसियान देशों में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 और 1267 और 1390 को दृढ़ता से लागू करने का निर्णय लिया गया, जो आतंकवाद को रोकने हेतु है। अब कि भारतीय मूल का मुद्दा देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। वर्ष 2007 में मलेशिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने मलेशियाई सरकार के विरुद्ध आपको भेदभावपूर्ण नीति का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुआ, परंतु भारतीय विदेश नीति तो आपको अत्यधिक सतर्कता बरती गई था। इसे मलेशिया का आंतरिक मामला माना गया। अब कि भारत एवं आसियान और उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य देखिए, आसियान देश देखिए, आपको आसियान देश भारत के निकटवर्ती पड़ोसी उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ म्यांमार की आपको म्यांमार की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इंडोनेशिया अत्यधिक निकट है। इससे पूर्व की ओर देखो विदेश नीति का घरेलू पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और आसियान देशों के साथ सुदृढ़ संबंधों द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। देखिए, भारत को उत्तर पूर्वी राज्य आतंकवादी गतिविधियों के शिकार या अभिनय सुरक्षा बोझ की बजाय वाणिज्य और व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसलिए गुवाहाटी को अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध निर्मित करने का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। देखिए, दक्षिण चीन सागर विवाद देखिए, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में अनेक द्वीप है। सबसे बड़े द्वीप आपको एस्पर्टे एवं पार्सल है। देखिए, चीन के क्षेत्र में स्थित द्वीपों के 90% से भाग पर नियंत्रण है। चीन के क्षेत्र में स्थित द्वीपों के 90% से भाग पर नियंत्रण था। कुल 52 द्वीपों में से चीन का नियंत्रण केवल 7 द्वीपों पर है। वियतनाम का नियंत्रण लगभग 40 द्वीपों पर एवं फिलीपींस का नियंत्रण 9 द्वीपों पर। मलेशिया का 5 द्वीपों पर नियंत्रण, जबकि ताइवान का 1 द्वीप पर नियंत्रण है। अतः इन देशों के मध्य आपसी विवाद है। देखिए, दक्षिणी चीन सागर व्यापारिक महत्व का मार्ग था। तेल एवं गैस के बड़ी भंडार है। देखिए, भारत में वियतनाम के मध्य तेल उत्पादन के समझौता हुआ है। भारत को आपको दक्षिणी चीन सागर उपस्थिति का चीन के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। पिछले कुछ वर्षों से चीन भारत की घेराबंदी करने में लगा रहा है, जिससे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय स्ट्रिंग ऑफ नामक पॉलिसी कहा गया। पिछले कुछ वर्षों चीन भारत की घेराबंदी करने में लगा हुआ है, जिसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा स्ट्रिंग ऑफ नामक पॉलिसी कहा गया। भारत में बदले हुए शासन नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी नेपाल, भूटान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों की यात्रा करके विदेश नीति को बदला है, जिसमें चीन को घेरने की रणनीति नजर आती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वियतनाम एवं आसियान देशों से बढ़ते भारतीय संबंधों को वैश्विक राजनीति में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में बनते घेराबंदी के रूप में नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में दिखाया जा रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वियतनाम एवं आसियान देशों से बढ़ते भारतीय संबंधों को वैश्विक राजनीति में आपको चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
के जवाब में बनते घेराबंदी के रूप में नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में देखा जाए, जो भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम एवं आसियान देशों से बढ़ते भारतीय संबंधों को वैश्विक राजनीति में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में बनते घेराबंदी के रूप में नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की कूटनीतिक जीत मानी जाती है। आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन 2014 की आपको आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन 2014 की आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2014 को म्यांमार की राजधानी म्यांमार की राजधानी को नायपीडाओ में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम था एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समुदाय के लिए एक कदम आगे बढ़ना। एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समुदाय के लिए एक कदम आगे बढ़ना। अब देखिए, आसियान का 27वां शिखर सम्मेलन 2015 के आसियान का 27वां शिखर सम्मेलन 2015 आपका देखिए, यह सम्मेलन आपको 21 से 23 नवंबर 2015 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। ये इस शिखर सम्मेलन का थीम था आवर पीपुल, आवर कम्युनिटी, आवर विजन। देखिए, आसियान का 27वां शिखर सम्मेलन जो 2015 आपको यह सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2015 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में संपन्न। इस शिखर सम्मेलन का थीम था आवर पीपुल, आवर कम्युनिटी, आवर विजन। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए इस समय आतंकवाद, मानव तस्करी, दक्षिण चीन सागर विवाद का मुद्दा महत्वपूर्ण है। साथ ही आसियान समुदाय के संगठन के गठन पर भी चर्चा हुई। आसियान शिखर सम्मेलन आपको कुआलालंपुर घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसकी थीम थी डिक्लेरेशन फॉर्जिंग अहेड टुगेदर, डिक्लेरेशन और आसियान 2025 फॉर्गिंग अहेड टुगेदर। इससे वर्ष 2025 तक आसियान को आर्थिक समुदाय के रूप में स्थापित करना है। इस दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे परियोजना को थाईलैंड हाईवे परियोजना को वर्ष 2018 तक पूरा किए जाने की घोषणा की। तब प्रधानमंत्री भारत आसियान इनोवेशन प्लेटफॉर्म की घोषणा की। शिलोंग को भारत का गेटवे बताते हुए मणिपुर के शिलोंग को भारत का गेटवे बताते हुए शिलोंग यूनिवर्सिटी में आपको आसियान स्टडी सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई। भारत ने आसियान को GPS आधारित सेवा उपलब्ध करने की घोषणा की था। 122 सदस्यों को सूर्य गठबंधन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। अब आसियान सम्मेलन 2016 देखिए, यह सम्मेलन आपको 6 से 8 सितंबर 2016 को वियतनाम की राजधानी लाओस में संपन्न हुआ। यह संयुक्त रूप से आपको आसियान का 28वां एवं 29वां सम्मेलन था। इसी समय आपको भारत एवं आसियान के 14वां शिखर सम्मेलन तथा 11वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन भी संपन्न हुआ। फिर आपको इस सम्मेलन की थीम थी टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर ए डायनामिक एशियन कम्युनिटी। इस समय आपको भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। इस समय आपको सदस्य देशों ने आसियान कम्युनिटी विजन इस समय आपको सदस्य देशों ने आसियान कम्युनिटी विजन 2025 को लागू करने पर चर्चा की तथा आसियान के 22 सहयोगियों से संबंध बढ़ाने बल दिया। सदस्य देशों ने आपको आसियान एकीकरण कार्य योजना आसियान एकीकरण कार्य योजना 3 को स्वीकार किया। सदस्य देशों ने एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। सदस्य देशों ने एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत आपको प्राकृतिक आपदाओं पर एक साथ सहयोग किया जा सके। आसियान देशों वार्ता भागीदार देशों तथा अन्य बाह्य सहयोगी आसियान +3 और आसियान +1 के संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान सम्मेलन आतंकवाद के बाह्य निर्यात पर चिंता प्रकट की। आसियान सम्मेलन 2017 देखिए, आसियान का 30वां शिखर सम्मेलन आपको 28-29 अप्रैल 2017 आसियान का 30वां आपको शिखर सम्मेलन आपको 28-29 अप्रैल 2017 एवं 31वां सम्मेलन 10 से 14 नवंबर 2017 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको हुआ। इस सम्मेलन की थीम था पार्टनरिंग फॉर चेंज एंगेजिंग द वर्ल्ड। पार्टनरिंग फॉर चेंज एंगेजिंग इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ से देखिए अध्याय पूरी तरह से फिनिश। इस अध्याय को आप यहाँ पर अध्याय 10 आपका समसामयिक चुनौतियाँ देखिए, समसामयिक चुनौती जिसको बोलते हैं कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस बोलते हैं। कंटेम्प्रोरी चैलेंज देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आतंकवाद आपको यहाँ पर देखिए अध्याय 11।